दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। आशा है कि आप लोग टीजीटी और पीजीटी का बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। अ, पहले एक चीज़ के लिए मैं आपसे थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ लंबे अंतराल के बाद आपको ये वीडियो मिल रहा है, करीब 13 दिन के बाद मिल रहा है। कुछ निजी व्यस्तताओं की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो ये मेरा उद्देश्य और मेरी कोशिश रही कि सप्ताह में कम से कम एक वीडियो, नहीं तो मेरी कोशिश रहती कि 2 वीडियो मैं डाल दूँ, लेकिन एक से कम तो नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बीच में थोड़ा सा गैप हो गया ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, फिर हम लोग शुरू हो जाएंगे। तो इस समय हम लोग संस्कृत के जो साहित्यकार हैं उनके बारे में डिटेल अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले आप लोग भास के बारे में पढ़ चुके होंगे। फिर आप कालिदास के बारे में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो वह वीडियो आप अवश्य देख लें। आज हम लोग भवभूति के बारे में और भारवी, ये दो महाकवियों के बारे में अध्ययन करेंगे और डिटेल अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षा का जो बदला हुआ पैटर्न है, इससे केवल रचना पर ही फोकस नहीं करना है, उस रचना से संबंधित सभी तथ्यों को जानना पड़ेगा। क्योंकि पिछला जो परीक्षा हो रहा है उस परीक्षा में काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा रहा था पहले कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पूछा जा रहा है। तो इसलिए हम लोग आज जिन दो कवियों के बारे में पढ़ेंगे पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। इनकी जो रचनाएं हैं, रचना में कितने अंक हैं, कितने सर्ग हैं, विषय वस्तु क्या है, सारी चीज़ें, कितने श्लोक हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और आपसे एक निवेदन जरूर है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देखिए। सॉरी। भवभूत के बारे में देख लिया जाए। भवभूति यह दक्षिण भारत के पद्मपुर के निवासी थे। प्रश्न आपका कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि भवभूति कहाँ के निवासी थे, तो पद्मपुर के निवासी थे। और ये पद्मपुर है कहाँ, तो दक्षिण भारत में है। क्लियर हो गया। इनका गोत्र क्या था, तो कश्यप गोत्र था। इनका मूल नाम क्या था, श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। ये अक्सर पूछा जाता है कि भारवी का मूल नाम क्या है, ठीक है ना। और ये कवि गोष्ठी में जो है उम्बेक के नाम से, बहुत अच्छा यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है, कवि गोष्ठी में उम्बेक के नाम से जाने जाते थे। इनके पिता का नाम जातुकर्णी था। पिता का क्या नाम था, जातुकर्णी, ठीक है ना। तो इतने प्रश्न केवल एक पैराग्राफ से बन सकते हैं। क्या क्या, अब देखिए, दक्षिण भारत के पद्मपुर के निवासी, दो प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। कहाँ के, किस भारत के, दक्षिण भारत के, कहाँ के निवासी, पद्मपुर के। इनका गोत्र क्या था, कश्यप गोत्र था। दूसरा प्रश्न, इनका मूल नाम क्या था, श्रीकंठ या फिर भट्ट श्रीकंठ। फिर उसका से उम्बेक, इनका कवि गोष्ठी में इनका किस नाम से जाने जाते थे, उम्बेक के नाम से जाने थे। इनके पिता का क्या नाम था, जातुकर्णी था। इतना तथ्य एक पैराग्राफ से आपको मिल रहा है। आगे देखिए, भवभूति का जो समय था, भवभूति का समय 8वीं शताब्दी था। समय पूछा जाता है, इनका समय कब था, तो इनका समय कब था, 8वीं शताब्दी था। क्लियर हो गया। अच्छा, 8वीं शताब्दी का वो भी पूर्वार्ध माना जाता है, उत्तरार्ध नहीं, क्योंकि प्रश्न में विकल्प में दे सकता है कि पूर्वार्ध, उत्तरार्ध क्या, तो ऐसा मतलब आपको पूरा बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा। और कालिदास के बाद सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। मतलब कालिदास के बाद अगर किसी का नाम आदर के साथ लिया जाता है नाटकों के क्षेत्र में, तो भवभूति का नाम ही पहले आता है, ठीक है। आगे देखिए, ये पदवाक्य प्रमाणज्ञ माने जाते थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पदवाक्य प्रमाणज्ञ के नाम से कौन जाने जाते थे, तो आपका जवाब होगा भवभूति जाने जाते थे, ठीक है ना। भभूति, हाँ भभूति जाने जाते थे, ठीक है। आगे देखिए, फिर उसके बाद से करुण रस को रसराज घोषित किए। करुण रस को ये रसराज भी घोषित किए थे। यह भी एक तथ्य आप जानते भी हैं और आपको ले जानना बहुत जरूरी भी है। रामचरितमानस में भवभूति ने अपने आप को परिणत प्रज्ञ, ये प्रश्न बन सकता है कि कौन अपने आप में परिणत प्रज्ञ कहते थे, ठीक है ना, तो भवभूति कहते थे। क्लियर हो गया। ये अपने आप को वश्यवाक भी कहते थे। क्या कहते थे, अपने आप को वश्यवाक भी कहते थे। इनकी रचनाओं में तीनों गुणों का मिश्रण मिलता है। जो तीन गुण है, ठीक है ना, तीनों गुणों का मिश्रण इनकी रचनाओं में मिलता है। कालिदास ने अपने नाटकों में विदूषकों का जगह दिया था, किंतु भवभूति ने नहीं दिया था। माने कालिदास अपने नाटक में जो विदूषक थे, यह उनको स्थान दिए थे,
मतलब विदूषक उनके नाटक के पात्रों में से थे, लेकिन भवभूति नहीं थे। आइए भवभूति की रचनाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इनकी 3 रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आइए इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इनका जो है कि मालती माधवम इनका जो है कि रचना है, जो कितने अंक का है? 10 अंक का। ध्यान रखिएगा, कितना अंक? 10 अंक। किस रस में है ये रचना? तो श्रृंगार रस में। और इनका पूछा जा सकता है भवभूति का प्रथम नाटक क्या है? तो यही मालती माधव ही है, प्रथम नाटक भी है। इसमें किस रीति का प्रयोग किया गया? तो गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है। और मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंतिका के प्रेम विवाह का वर्णन है। मतलब मालती और माधव एक पात्र हैं, और मतलब दूसरे पात्र हैं, मतलब ये जोड़ा जो है मालती और माधव का जोड़ा का, और मकरंद और मदयंतिका का ये एक जोड़ा है। तो इतना तथ्य आपको जानना जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है? यह अंक कितने अंक का है? तो 10 अंक का है, ये जानना आपको जरूरी है। किस रस में है? तो श्रृंगार रस में है। कौन सा नाटक है? तो इनका प्रथम नाटक है। किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, महावीर चरितम जो है यह 7 अंक का इनका नाटक है। कितने अंक का है? 7 अंक का है। ठीक, इनका ये दूसरा नाटक है। अब पूछा जाए दूसरा नाटक क्या है? तो महावीर चरितम। पहला नाटक मालती माधवम। वीर और ओज, वीर रस और ओज गुण इसमें है। अगर रस की बात किया जाए कि कौन सा रस है, तो वीर रस है। अगर गुण की बात किया जाए तो कौन सा गुण है? तो ओज गुण है। छंद की बात किया जाए इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। और राम विवाह से राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन है, और अपने वंश का परिचय का विस्तार, अपने वंश परिचय का विस्तार का उल्लेख किया गया इसमें। मतलब ये कि इसमें श्री राम के वंश परिचय का बहुत विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत अच्छा तथ्य। 7 अंक। अब आप देखिएगा, इनका जो पहला अंक है, यानी कि जो मालती माधव 10 अंक का है, जिनका पहला नाटक है, और जो दूसरा नाटक है 7 अंक का है। क्लियर है? अच्छा, पहला नाटक श्रृंगार रस का है मालती माधव, दूसरा नाटक वीर रस का है। अगर गुण की बात किया जाए तो महावीर चरितम में ओज गुण है, और रीत की बात किया जाए तो मालती माधवम में गौड़ी रीति है। आइए उत्तर रामचरितम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उत्तर रामचरितम यह 7 अंक का है। यह कितने अंक का है? 7 अंक का है। और यह इनका जो है अंतिम नाटक है। कैसा नाटक है ये? अंतिम नाटक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं। उत्तर रामचरितम का अंतिम नाटक क्या है? ये इनका भवभूति का अंतिम नाटक क्या है? तो आपका हो जाएगा उत्तर रामचरितम। गौड़ी और वैदर्भी, प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौड़ी और वैदर्भी दोनों रीतियों का प्रयोग किस रचना में किया गया है? तो आपका उत्तर होगा उत्तर रामचरितम। ठीक है। और एक सब बहुत शानदार प्रश्न कि भवभूत किस रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो भवभूत जो है गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। क्लियर हो गया ना? आगे देखिए, उत्तर रामचरितम की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां, महत्वपूर्ण सूक्तियां थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि यह भी आ सकता है में भी। तो ध्यान दीजिएगा। एको रस करुण एव निमित्त भेदाद। एको रस करुण एव निमित्त भेदाद। दूसरा है त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। यह दूसरा है। तीसरा है पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणोरस। और अगला है द्रव इव हृदयस्य प्रस्वोद भेद भोग्य। तो ये 4 महत्वपूर्ण पंक्तियां। 5वां देखिए, अई कठोर यशः किल ते प्रियः। तो यह जो है कि आपका ये 5 जो इनका सूक्ति है, इनका स्लोगन है, इनका जो वाक्य है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। आगे देखिए, भारवी का जन्म 6वीं शताब्दी यानी कि 560 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनका वास्तविक नाम दामोदर था। वास्तविक नाम क्या था? दामोदर। ठीक है ना?
एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारवी का वास्तविक नाम क्या था, तो आप लिखेंगे दामोदर। या पूछा जा सकता है दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम है, तो लिखेंगे भारवी। इनका एक उपनाम भी था, आतपत्र भारवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आतपत्र भारवी। दंडीकृत अवंत सुंदरी के अनुसार इनके पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला था। यानी दंडी की जो रचना है अवंती सुंदरी, इसमें जो है इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनके पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला था। भारवी दंडी के प्रपितामह थे और भारवी के पत्नी का नाम रसिकवती था। क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? रसिकवती था। क्लियर है? या रसिका भी कहा जाता था। यह पुलकेशियन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। पुलकेशिन द्वितीय जो थे उनके छोटे भाई विष्णुवर्धन थे, विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। टीकाकार मल्लिना ने भारवी की उपमा नारिकेल फल से दिया। नारिकेल फल को तो नारियल का फल जो ऊपर से कड़ा रहता है लेकिन अंदर से मीठा होता है। भारवी अलंकृत शैली और विचित्र मार्ग के जन्मदाता माने जाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका बन सकता है। भारवी जो है अलंकृत शैली के और विचित्र मार्ग के जन्मदाता माने जाते हैं। ये अर्थ गौरव के लिए भी प्रसिद्ध हैं। भारवी अर्थ गौरव माने अर्थ गौरव के लिए जो कि यह प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारवी की अगर रचना की बात करें तो इनकी एक ही सबसे महत्वपूर्ण रचना मिलती है जिसका नाम है किराता जूर्नियम। ठीक है ना? अब यह क्या है? यह बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ है। बृहत्त्रयी में इसको स्थान मिला, वह भी प्रथम ग्रंथ है उसका। कुल सर्गों की संख्या अगर पूछा जाए तो सर्ग की संख्या 18 है। श्लोकों की संख्या पूछा जाए तो 1040 है। यानी 18 सर्ग 1040 श्लोक। रीत की बात किया तो वैदर्भी रीत का प्रयोग यहाँ किया गया। किस रीत का प्रयोग किया गया है? वैदर्भी रीत का प्रयोग यहाँ किया गया है। सर्ग का आरंभ, बहुत अच्छा प्रयोग। सर्ग का आरंभ जो है श्री से और अंत किससे होता है? लक्ष्मी से। कोई भी सर्ग जब शुरू होता है तो उसका आरंभ श्री से होता है और अंत लक्ष्मी से होता है। प्रथम 3 सर्ग विशेष कठिन होने के कारण पाषाणत्रय कहा जाता है। जो इनके शुरुआत के जो 3 सर्ग हैं, ये तीनों सर्ग बहुत कठिन हैं, इसलिए इनको पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है। और भारवी का जो प्रिय छंद है क्या है? वंशस्थ छंद है। ये इतने हर एक पंक्ति से आपका प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं आपको बताया कि इसको डिटेल पढ़ लीजिए। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किराता जूर्नियम की जो प्रमुख सूक्तियाँ इसको देख लिया जाए। लिखा है विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तयः, एक सूक्ति यह है। दूसरा क्या है? पराभव अप्यसत अप्यस अप्यस्व एव माननीनाम। अगला है प्रवति सारा खलु खलुम द्या यशाम गिरह। ठीक है? आगे देखिए अगला निराश्रया हंत हतो मनस्विता। ठीक है? और अगला है हित मनोहारी च बच दुर्लभ। हित मनोहारी च बच दुर्लभ। तो ये इतने इनके स्लोगन हैं, आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अब आज हम लोग इतना ही। अंत में जाते जाते एक निवेदन है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।